गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राजस्थान प्लस भारत के इस वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिटेल जो करंट अफेयर्स का जो अपने पास में आता है वो इमरान सर लेके आते हैं आपके लिए, जिसमें डिटेल होता है। और मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ करंट अफेयर्स के, जिनको आप अगर रिवाइज करके जाएं तो आई एम श्योर एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं पड़ सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए उनका जो प्रशासन संभालते हैं वो एलजी संभालते हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें आप उपराज्यपाल कहते हैं। तो अभी जो नए उपराज्यपाल है वो नियुक्त किए गए हैं मनोज सिन्हा को। तो देखिए ये है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जो है वो गाजीपुर से करीबन 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। गाजीपुर से 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। तो उनसे पहले जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और उन्होंने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफे देने के बाद में जो नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो है मनोज सिन्हा। तो आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले आरबीआई ने 2020-21 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना तय किया है? तो द्विमासिक मौद्रिक नीति, देखो पहले तो इस बात को समझ लो व्हाट इज दिस द्विमासिक मौद्रिक नीति। तो देखो अपना जो वित्त वर्ष शुरू होता है आपको पता है अप्रैल में शुरू होता है। तो अप्रैल मई यहां पहली मौद्रिक नीति बनती है, तो ये पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति। फिर जून जुलाई ये अपने पास में आती है दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति। तो अभी जो है यहां पर दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा की गई। तो जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया गया। तो रेपो रेट पहले भी 4% थी और अभी भी कितनी रखी गई है आपके पास में? 4% ही रखी गई है। तो आरबीआई ने जो रेपो रेट रखी है वो 4% रखी है। अब कई बच्चों के लिए ये समस्या आती है सबसे ज्यादा उन बच्चों को कि सर रेपो रेट और ये रिवर्स रेपो रेट होती क्या है? देखो एक बात समझो, अगर हमको कभी पैसे की जरूरत होती है तो अब हम क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, बैंक से लोन लेते हैं। अब कभी मान लो बैंक को खुद को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करे? तो जब बैंक को जब कैश की जरूरत पड़ती है तो वो लोन लेने जाती है बैंकों के बैंक यानी आरबीआई से। तो आरबीआई क्या करता है? बैंक को पैसा तो दे देता है लेकिन उस पर ब्याज भी लेता है, और वो बैंक से जिस दर पर ब्याज लेता है उसे आप कहते हो रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जिस दर से बैंकों से ब्याज लेता है, ठीक है, वो आपके कहलाती है रेपो रेट। ये बात याद रखेंगे, आरबीआई जिस दर से बैंकों से ब्याज लेता है, बैंकों को पैसा दे देगा लेकिन उससे ब्याज भी लेगा। अब रेपो रेट का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है अपन लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो अगर बैंक इससे ब्याज लेने जाएगा आरबीआई से, आरबीआई अगर ज्यादा ब्याज पर इसको लेगा पैसा, तो फिर बैंक क्या करेगा? जब हम लेने जाएंगे बैंक के पास में ब्याज तो वो बैंक भी हमें ज्यादा ब्याज पर देगा, क्योंकि बैंक जब आरबीआई को चुकाएगा तो वो हमसे लेके चुकाएगा। इसलिए अगर रेपो रेट बढ़ती है तो ब्याज की दर भी बढ़ती है। तो जो कहते हैं ना कि लोन महंगे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं लोन की रेट है, वो इस वजह से बढ़ती है क्योंकि रेपो रेट बढ़ जाती है। तो रेपो रेट बढ़ जाती है तो लोन महंगे होने लग जाते हैं, और रेपो रेट कम होती है तो लोन सस्ती चलती है। और इसी तरह से होता है अपने पास में रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है वो रिवर्स रेपो रेट। देखो रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकों को ब्याज देता है। अब मान लो बैंक के पास कैश ज्यादा है, बैंक के पास कैश जो है ज्यादा है, तो इस ज्यादा कैश का वो क्या करेगा? क्योंकि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हुआ तो आपके पास इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन आ जाती है, महंगाई ज्यादा बढ़ सकती है, मुद्रास्फीति की कंडीशन अराइज हो सकती है इस चीज से, क्योंकि पैसा ज्यादा होना भी दिक्कत करता है। किसी भी देश की इकोनॉमी में ज्यादा पैसा और कम पैसा दोनों ही दिक्कत करते हैं। तो अगर ज्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक क्या करता है? आरबीआई को जाकर के जमा करा देता है वो कैश, और आरबीआई फिर क्या करता है? उसे उस वाले कैश पर ब्याज देता है। तो वो जिस दर पर ब्याज देता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। दोनों में डिफरेंस समझना। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट तो आरबीआई ब्याज लेता है बैंक से, और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ब्याज देता है बैंकों को। ठीक है, इसमें बैंक उधार लेते हैं, इसमें बैंक जाकर के जमा कराते हैं। तो ये दो अलग अलग रेट हैं, एक रेपो रेट और उसकी उल्टी होती है रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले आप आरबीआई के बारे में जान के लीजिए। आरबीआई जो होती है
उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत में कोलकाता में था, ध्यान रख लेना ये। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अब इसका हेडक्वार्टर जो हो गया वो कौन सा हो गया? मुंबई। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कौन सा था? कोलकाता, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, मुख्यालय था इसका, अब मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। पहले जो गवर्नर थे इसके वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। जो पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो वो थे अपने पास में सीडी देशमुख। याद रखेंगे इस चीज को। ये जो ऑसबोर्न स्मिथ है वो पहले गवर्नर तो थे लेकिन भारतीय नहीं थे, और अगर भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में है शक्तिकांत दास। ये आपके पास में 25वें गवर्नर है आरबीआई के। तो रेपो रेट अभी बताई मैंने, रेपो रेट कितनी है? 4%, और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। तो ध्यान रखेंगे रेपो रेट वर्तमान की 4% है और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। इतनी बातें आपको आरबीआई के बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने का विस्तार मिला है? तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को विस्तार मिला है 18 महीने का। देखिए ये है अजय त्यागी जी। इन्होंने जब ज्वाइनिंग ली थी मार्च 2017 में, इन्होंने ज्वाइन किया था सेबी को, तब हिसाब से तो इनका जो कार्यकाल है वो होना चाहिए था 5 साल का, लेकिन इनका कार्यकाल जो रखा गया वो सिर्फ 3 साल रखा गया। तो मार्च 2017 से 3 साल के लिए मार्च 2020 तक इन्होंने काम किया। फिर इनको जो पहला एक्सटेंशन मिला, ध्यान रख लेना, जो पहला विस्तार मिला इनको वो मिला था 6 महीने का। तो मार्च 2020 में इनको जो पहला विस्तार मिला 6 महीने का, तो उनको काम करना था सितंबर 2020 तक काम करना है उनको, सितंबर 2020 तक। लेकिन हुआ क्या, अब इनको दूसरा विस्तार मिल चुका है 18 महीने का और, ठीक है। तो दूसरा विस्तार जब 18 महीने को मिल गया तो अब ये काम करेंगे लगभग फरवरी 2022 तक। तो इस तरह से इनका देखो कार्यकाल रहा है कि इन्होंने ज्वाइनिंग की, 3 साल काम किया, तो हिसाब से तो कार्यकाल मार्च 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पहला विस्तार मिल गया 6 महीने का, तो सितंबर 2020 तक रहते। फिर दूसरा विस्तार आ गया 18 महीने का, इनको एक्सटेंशन मिल गया, तो अब ये इनका जो कार्यकाल रहेगा वो फरवरी 2022 तक रहेगा। तो 18 महीने तक सेबी के चेयरमैन को विस्तार मिला है। आगे बढ़ते हैं। सेबी जो है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय जो है इसका मुंबई है, और चेयरमैन तो आपको पता है कौन है इसके? अजय त्यागी जी। तो सेबी देखो क्या काम करता है। आपको पता है कि हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है अपने पास में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएसई, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तो स्टॉक एक्सचेंज की सारी देखरेख का काम सारा किसके पास में? सेबी के पास में है। और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो सेबी के अंडर में है, जैसे कि मान लो आप मार्केट से शेयर उठाते हो, तो क्या पता आपके साथ फ्रॉड नहीं हो जाए, या आपने शेयर के पैसे दे दिए लेकिन आपको टाइम से शेयर की डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो निवेशकों के हितों की रक्षा करने, ठीक है, फ्रॉड से बचाने, ठीक है, कंपनियों को सुव्यवस्थित रखने, ठीक है, बीएसई ये स्टॉक एक्सचेंज संभालें, सभी का काम जो किसके अंडर में आता है? सेबी के अंडर में आता है। तो सेबी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, मुख्यालय इसका मुंबई में, और चेयरमैन कौन है इसके? अजय त्यागी। आगे चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की विजेता सामिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हुई वो जो सामिया और उसकी टीम जीती है वो है अलवर से संबंधित। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है वो जयपुर में 1 से 3 अगस्त तक किया गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है, कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ में कि जयपुर में आयोजित किया गया। कहां से कहां तक? 1 से 3 अगस्त तक। इसमें सामिया और उसकी जो टीम है उनको सीबीएसई परीक्षा में नकल रोकने के लिए जो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है उसके लिए विजेता घोषित किया गया है। और ये किससे संबंधित है? अलवर जिले से संबंधित है। और केंद्र सरकार क्या करेगी? अब इन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। तो याद रखेंगे सामिया और उसकी टीम का संबंध कहां से? अलवर जिले से। और कहां हुआ था ये हैकेथॉन? जयपुर में। कब से कब तक हुआ था? 1 से 3 अगस्त तक हुआ था। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रूप में वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की सुविधा प्रदान की गई है? तो देखो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, 50 लाख रुपए का बीमा कवर, ये अब तक का सबसे बड़ा बीमा कवर है जो किसी भी राज्य सरकार ने दिया है, और ये दिया है राजस्थान की राज्य सरकार ने।
राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों हेतु 50 लाख रुपए तक के बीमा कवर की घोषणा की है। अब तक का सबसे बड़ा बीमा कवर है और राजस्थान पहला राज्य बन गया जो इतने बड़े बीमा कवर को दे रहा है। और नगरीय स्थानीय निकाय के कार्मिकों को भी ये बीमा कवर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, इतना बड़ा बीमा कवर कौन दे रहा है? राजस्थान, और ये पहला राज्य बन चुका है। आगे चलते हैं। जब बात राजस्थान की हुई है तो देखिए ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। स्थापना कब हुई राजस्थान की? 1 नवंबर 1956 को। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, राजकीय पक्षी है गोडावण, राजकीय पशु है चिंकारा। वन और राष्ट्रीय उद्यान, उसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, ये जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी काफी हैं, लेकिन जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपके पास में सरिस्का टाइगर रिजर्व और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है। इसके अलावा भी मैं एक डिटेल में नेशनल पार्क के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो अभी राजस्थान के बारे में अपने इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? पहले बात कर लेते हैं ये तेंदुपत्ता होता क्या है। देखो, जो बीड़ी होती है, बीड़ी का जो ऊपर का पत्ता होता है, बीड़ी जिसमें लपेटी गई होती है, वो कहलाता है आपके पास में तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता संग्राहक समाज, जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये जो योजना शुरू की है वो किस राज्य ने शुरू की है? वो शुरू की है आपके पास में छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, तो योजना में देखो क्या होगा। तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की सामान्य अगर मृत्यु हो जाती है तो जो नामांकित व्यक्ति है, जो उत्तराधिकारी व्यक्ति है, उसको 2 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। और अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, लेकिन अगर दुर्घटना से होती है तो 2 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। और दुर्घटना में यदि पूर्ण विकलांग हो जाता है तो 2 लाख रुपए, और आंशिक विकलांग हो जाता है तो 1 लाख रुपए की इसको सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। तो ये जो है शहीद महेंद्र कर्मा जी की स्मृति में ये सुरक्षा योजना चलाई गई है। महेंद्र कर्मा जी एक इनके नेता थे, प्रखर नेता थे इनके। उनकी 25 मई 2013 को झीरम घाटी में एक नक्सली हमला हुआ था, जहां पर इनकी और 29 लोगों समेत इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको बस्तर के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रख लेना, शहीद महेंद्र कर्मा जी को बस्तर के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो योजना चलाई गई तेंदुपत्ता संग्राहक समाज सुरक्षा योजना, ये किस राज्य ने चलाई है? छत्तीसगढ़ ने चलाई है। ये याद रखेंगे आप। तो ये रहा भारत के मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, और इसका नाम बदल के रख दिया गया है अटल नगर। ये भी याद रखेंगे, कैपिटल नया रायपुर, लेकिन नाम इसका जो है बदल के अटल नगर रख दिया गया है। तो कई बार अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर कह भी जाए तो भी गलत नहीं होगा। इनकी गवर्नर है अनसुईया उके और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर बंगस आवाम मेला बनाया गया था? 370, आपको पता है कि 370 लगी हुई कहां थी? वो लगी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो 5 अगस्त 2019 को वहां से आर्टिकल ये 35 और ये धारा जो थी 370 हटा दी गई थी। तो इसी खुशी में ये बंगस आवाम मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरियों ने शांतिपूर्वक 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है, जिसकी खुशी में कश्मीर में पहली वर्षगांठ पर जश्न का आयोजन किया गया। हंदवाड़ा, ये जगह एक हंदवाड़ा में के लोगों ने इस अवसर पर 2 दिवसीय बंगस आवाम मेला का आयोजन किया था। जगह का नाम भी ध्यान रखेंगे, हंदवाड़ा के लोगों ने। अब आंसर तो हो गया इसका जम्मू कश्मीर। ये वाला जो मेला था इसमें काफी प्रोग्राम हुए थे, वहां के बच्चों ने काफी प्रस्तुतियां दी थी, लोक नृत्य भी हुए थे, कराटे भी उन्होंने करके दिखाए थे। इसके अलावा हमारी जो राष्ट्रीय राइफल्स है अपनी आर्मी की, उन्होंने मेडिकल कैंप भी लगाया था ताकि यहाँ के लोगों को जो मेडिकल सुविधा है वो प्रदान की जा सके। तो ये जो नाम याद रखेंगे बंगस आवाम मेला, वो आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में। और क्यों आयोजित किया गया था? अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने रो होता है रिसर्च एनालिसिस विंग अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है यतीश यादव ने। याद रखेंगे, रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन, यतीश यादव ने ये बुक लिखी है। तो यतीश यादव जी हैं वो जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक है। इन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब में जो हमारी भारत की जासूसी एजेंसी है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसने जो जो वीरतापूर्वक काम किए हैं उसका सभी का संकलन जो है इस किताब में आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने जो अभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं इसमें कई इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बताया है। तो ये जो रो किताब है ये तो लिखी यतीश यादव ने। एक किताब निरुपमा यादव ने भी लिखी थी, ठीक है, जो कल या परसों के करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस की थी। इन्होंने लिखी थी विशेष अ कोड टू विन। विशेष कोड टू विन जो किताब है वो निरुपमा यादव ने लिखी थी, जो विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित थी, जो बास्केटबॉल टीम के सबसे युवा कप्तान है।
फिर विजय कुमार चौधरी, इस पर आधारित तो मैंने आपको कल का क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जो मैंने कल का क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। और परमेश्वरन अय्यर, इनके बारे में अभी हाल ही में डिस्कस करते हैं। अभी चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले रो की बात कर लेते हैं। रो की स्थापना कब हुई थी? रो की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। अभी रो के निदेशक कौन है? सामंत गोयल। और मोटो, इसका लक्ष्य क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो याद रखेंगे रो के बारे में। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, निदेशक है इसके सामंत गोयल। ये बात अच्छे से याद रखेंगे आप, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में निदेशक पूछा जा सकता है रो का। तो निदेशक है सामंत गोयल और मोटो इसका धर्मो रक्षति रक्षितः। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? अभी मैंने आपको बताया था, अपन जो पिछला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ये जो थे परमेश्वरन अय्यर, मैंने कहा था अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने ये किताब लिखी है, परमेश्वरन अय्यर ने, स्वच्छ भारत क्रांति। असल में इन्होंने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन, वो इंग्लिश में लिखी गई किताब है, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर, ये क्या है? परमेश्वरन अय्यर है कौन? ये है पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव है परमेश्वरन अय्यर। उनकी किताब थी स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन। उनका हिंदी अनुवाद है स्वच्छ भारत क्रांति। उसी किताब की ये जो हिंदी अनुवाद है स्वच्छ भारत क्रांति है। इसका विमोचन किया गया था अभी 5 अगस्त 2020 को। और विमोचन किया किसने? वो भी इंपॉर्टेंट है। विमोचन किया हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। और इनके अलावा केंद्रीय कपड़ा एवं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने, स्मृति ईरानी और गजेंद्र जी शेखावत ने ये स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है इसका विमोचन किया था, ठीक है। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो लिखा किसने? हमारे पास परमेश्वरन अय्यर ने। तो स्वच्छ भारत क्रांति ये किताब असल में है क्या? ये आपको बताया कि मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन चला रखा है, स्वच्छ भारतीय मिशन। और इस मिशन की जो उपलब्धियां हैं उसको 35 निबंधों के जरिए इस किताब में दर्शाया गया है। तो इसमें ये बातें आपको याद रखनी है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के बारे में। लिखी किसने? परमेश्वरन अय्यर ने। विमोचन किसने किया? गजेंद्र सिंह जी शेखावत और स्मृति जी ईरानी ने किया है, ठीक है। और इसमें है क्या? स्वच्छ भारत मिशन की जो उपलब्धियां हैं उसको 35 निबंधों के जरिए इसके अंदर बताया रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक रहे किस कंप्यूटर इंजीनियर का निधन हो गया है? तो पहला कंप्यूटर माउस, उसके सह आविष्कारक वो कौन से इंजीनियर थे? वो थे विलियम कर्क इंग्लिश। तो देखिए ये है विलियम कर्क इंग्लिश, और ये माउस इन्होंने सबसे पहले बनाया था। आजकल के माउस तो बहुत एडवांस है। जो पहला माउस बनाया गया था वो इस तरह का था। ये देखो, एक लकड़ी का माउस हुआ करता था। ऊपर देखिए एक हल्का सा ये बटन, ये एलईडी जैसा कुछ, और ये जो था नीचे एक बॉल हुआ करती थी माउस को चलाने के लिए। पर ये याद रखेंगे ये माउस के जो है सह आविष्कारक है। आपसे अगर पूछा जाए माउस के आविष्कारक कौन है, तो कभी भी आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा माउस के आविष्कारक है डगलस एंगलबर्ट, ठीक है। माउस के आविष्कारक ये हैं, लेकिन ये जो को इन्वेंटर है, जो सह आविष्कारक है, वो है विलियम कर्क इंग्लिश। इन्होंने अकेले माउस का आविष्कार नहीं किया था, इनके साथ में विलियम कर्क इंग्लिश भी थे, जिनकी हाल में मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक है विलियम कर्क इंग्लिश। आगे चलते हैं। हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है आपके पास में 6 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे काफी भारी मात्रा में तबाही पहुंची थी। इस बम का नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। जो हिरोशिमा पर गिरा था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय नाम का बम था जो हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया गया था 6 अगस्त को। तो उस दौरान मारे गए लोगों को याद करने के लिए और इस परमाणु हमले में, परमाणु हमला कितना घातक हो सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उन सभी के बारे में बताने के लिए दिवस मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, ठीक है। और इसके 3 दिन बाद में 9 अगस्त को भी एक दिवस मनाया जाएगा, वो होगा नागासाकी दिवस। क्योंकि हिरोशिमा हमले के 3 दिन बाद में एक बम और अपने पास में फेंका गया था 9 अगस्त को। किस पर? नागासाकी पर। उस बम का नाम क्या था? फैटमैन था, ठीक है। तो जो हिरोशिमा पर फेंका गया वो तो था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर फेंका गया वो था फैटमैन। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, और आगे नागासाकी वाला आएगा वो आएगा 9 अगस्त को, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, ये था फैटमैन और ये था लिटिल बॉय।
तो ये लिटिल बॉय है, ये इससे तो काफी छोटा है, ये फेंका गया था ये हिरोशिमा शहर पर। देखिए यहाँ पे, ये जापान का एक शहर है और जापान का एक दूसरा शहर था नागासाकी, उस पर फेंका गया था ये बड़ा वाला बम फैटमैन, ठीक है, इसे नागासाकी शहर पर फेंका गया था। ये दिखने में आपको काफी छोटे लग सकते हैं, लेकिन एक इंसान की तुलना करें तो एक इंसान सिर्फ इसके बराबर में यही आता है। एक आदमी पूरा खड़ा कर देना तो वो यहां तक पहुंचेगा सिर्फ इस बम के। सोचिए कितना बड़ा बम होगा परमाणु बम। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज की खोज के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य के खान एवं भू विभाग के बीच एमओयू साइन किया गया है? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज की खोज करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य के खान और भू विभाग के बीच एमओयू हुआ है? वो हुआ है बांसवाड़ा के बीच में, बांसवाड़ा जिले के बीच में। तो होगा क्या, अगर यहाँ पर खनन शुरू होता है तो हमारे जो प्रदेश को एक वैश्विक पहचान मिलती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है और रोजगार के बेहतरीन अवसर आते हैं। क्योंकि खनन चालू होगा तो हम काफी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे प्रदेश की एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी कि हम भी मैग्नीज निकालने में सर्वोपरि हैं। तो इस तरह की खूब सी चीजें हैं जो हमें खनन से प्राप्त हो सकती है। तो जो एमओयू साइन हुआ है वो बांसवाड़ा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य के खान और भू विभाग के बीच में हुआ है। आगे चलते हैं। किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? ये देखिए इस तरह का होता है एक हिम तेंदुआ, बर्फ वाले इलाके में पाया जाता है ये। तो राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण वो बनाया जाएगा उत्तराखंड के उत्तराकाशी में। उत्तराखंड में जगह है उत्तराकाशी, वहां पर बनाया जाएगा ये एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो याद रखेंगे ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र इससे कहां बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। तो बात उत्तराखंड की हुई है, तो ये देखिए ये है भारत के मैप में उत्तराखंड। इसकी राजधानी है गैरसैंण समर में यानी गर्मियों में, और विंटर यानी सर्दियों में इसकी राजधानी होती है देहरादून। गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना एक नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी पार्क का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ध्यान रख लेना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है और पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसके अलावा उत्तराखंड में आपके पास में राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और सेंचुरी, और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, वो भी अपने पास में उत्तराखंड के अंदर ही है। तो काफी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा एक बांध है टिहरी बांध। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे हाईएस्ट जिसे बोलते हैं ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और ये कहां बहती है? ये बहती इसी राज्य में ही है। तो जो टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वो किस राज्य में मिलेगा आपको? उत्तराखंड के अंदर ही मिलेगा। तो उत्तराखंड के बारे में इतनी सारी बातें अपन को याद में रखनी है। आगे चलते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? अब ये यूं समझ लीजिए इकोनॉमी के लिए तो है ये हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ये यूनिकॉर्न होता क्या है, ये लिस्ट कौन सी है। यूनिकॉर्न इज ए टर्म टू इंडिकेट ए प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन। सीधे शब्दों में समझाऊं तो ऐसी प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां जिनकी जो नेट वर्थ है $1 बिलियन से ऊपर जा चुकी हो, ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनियां, बहुत सी कंपनियां जैसे कि अपने पास में बाइजू, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, ठीक है, खूब सी ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट स्टार्टअप है और जिनकी जो टोटल वर्थ है, नेट जो पूंजी है वो $1 बिलियन से ऊपर जा चुकी हो। तो ऐसी सभी कंपनियां, ठीक है, जो प्राइवेट हो, ठीक है, और उनकी जो पूंजी है वो $1 बिलियन से ऊपर पहुंच चुकी हो, उन सभी को क्या कहा जाता है? यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो अभी एक हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट जारी गई है, उसमें पूछा गया भारत कौन से स्थान पर है, तो वो है आपके पास में चौथे स्थान पर। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये लिस्ट है आपके पास में। सबसे पहले स्थान पर है यूएसए, अमेरिका, और इसमें ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनकी जो पूंजी है $1 बिलियन से ज्यादा है? 233 कंपनियां हैं अकेले यूएसए के अंदर। दूसरे स्थान पर है चाइना, जिसमें है 227 कंपनियां ऐसी। तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम 24 कंपनियों के साथ में, और चौथे स्थान पर आता है इंडिया का स्थान 21 कंपनियों के साथ में। आप ये खुद देखिए कि पहले और दूसरे स्थान पर जो कंट्रीज हैं इनमें तो कंपनियां 233, 227, और तीसरे और चौथे स्थान पर जो है इनमें कंपनियां आ गई 24 और 21। तो आप देखिए कितना मेजर गैप है
इन स्थान और इन दो स्थानों के बीच में। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका और चाइना को मिला दें तो करीबन करीबन पूरे देश की 78% यूनिकॉर्न कंपनियां तो सिर्फ इनके पास में है। पूरी दुनिया की जो 78% यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो अकेली सिर्फ अमेरिका और चाइना लेकर के बैठे हैं। ठीक है, इंडिया में अपने पास में कितनी कंपनियां ऐसी 21 कंपनियां ही अपने पास में ऐसी है जो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब जिनकी जो पूंजी है $1 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 4थी। अब बात कर लेते हैं इंडिया में ऐसी कौन कौन सी है जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो मैं वैसे तो टोटल 21 कंपनियां, मैं आपके लिए टॉप 10 कंपनियां लेके आया हूं। तो टॉप 10 कंपनियां ये हैं आपके पास में पेटीएम, जिसकी जो टोटल यूएस जो डॉलर बिलियन है वो है करीबन $16 बिलियन है। देख लो इसकी वैल्यू इतनी है, $16 बिलियन यूएस की। फिर योयो रूम्स, बाईजूस, ओला कैब्स, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम मॉल, रिन्यू पावर, बिग बास्केट, उड़ान, ये करीबन अपने पास में टॉप 10 कंपनियां हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो हुरून की ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट आई है उसमें भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर है। तो अगर भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर पूछी जाए तो वो है आपके पास में पेटीएम। पेटीएम जो है जिसकी वैल्यूएशन जो है करीबन $16 बिलियन, ये भारत में टॉप पर है अपने पास में अभी के लिए। तो भारत, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं इस चीज को। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? चौथे। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर यूके और चौथे पर कौन है? इंडिया। इंडिया की टोटल कितनी कंपनियां हैं इसमें? 21 कंपनियां। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनियां होती क्या है? वो सारी कंपनियां जिनके जो एक तो प्राइवेट है और जिनके जो टोटल पूंजी है वो $1 बिलियन से ऊपर की हो। अच्छा, अमेरिका और चीन को मिला दें तो टोटल 78% यूनिकॉर्न कंपनियां तो अकेले इन दो देशों के पास में है। भारत की टॉप 10 में आपके लिए लेके आया हूं और भारत की जो शीर्ष पर यूनिकॉर्न कंपनी है वो कौन सी है आपके पास में? पेटीएम। इसकी वैल्यू कितनी है? $16 बिलियन। ये याद रखेंगे बात है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। किस देश के प्रसिद्ध थिएटर डायरेक्टर और ड्रामा टीचर इब्राहिम अलकाजी का 54वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे भारत के प्रसिद्ध थिएटर डायरेक्टर और ड्रामा टीचर थे इब्राहिम अलकाजी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये देखिए, ये हैं इब्राहिम अलकाजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके थे। 1966 में इनको मिला था पद्मश्री, 1991 में इनको मिला था पद्म भूषण और 2010 में इनको मिल चुका था पद्म विभूषण। ठीक है, इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे इब्राहिम अलकाजी का, जिनका 54वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित है? अपने भारत देश से संबंधित है। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सियासत में सदस्य था नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? अभी मैंने जब किताबों के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि विजय कुमार चौधरी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो विजय कुमार चौधरी जो है इस किताब के लेखक हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन लेखक के बारे में नहीं पूछा है, मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका विमोचन किसने किया। तो विमोचन किया था नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री है। और विजय कुमार चौधरी जो है वो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। तो इन्होंने तो लिखी है और विमोचन इसने किया है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार। ठीक है, विजय कुमार चौधरी जी इनका आंसर नहीं होगा क्योंकि लेखक के बारे में नहीं पूछा गया आपसे। तो आज के लिए आपका सवाल है कि हाल ही में सीसीटीवी निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ठीक है, मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसमें इसके बारे में आपको डिटेल में बताया। मैंने भारत का भी बताया और आपको दुनिया का भी बताया कि कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो आप जो है लिखो, अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो तो आप भारत का तो बताना ही बताना, साथ में यह भी बताना कि दुनिया में सीसीटीवी निगरानी रखने के मामले में कौन सा शहर जो है वो टॉप पर रहा है। तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखोगे, याद रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको चीजें अपना आप याद रहनी शुरू हो जाएगी। तो अपने मिलेंगे कल की करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।